मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में सुनी 200 शिकायतें। जमीनी विवादों पर सख्त निर्देश जारी। दबंगों के कब्जे पर जीरो टॉलरेंस। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया हमला। भूमाफिया और भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। बोले जमीन जंगल सुरक्षित नहीं। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। 11 लोगों की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। हादसे में 11 की मौत, सीएम ने व्यक्त किया शोक। बांदा में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। घर में घुसकर युवक को मारी गोली। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, NE24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनता दरबार में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों का कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए टीमें बनाकर जमीनी विवादों का समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को बड़ी विकास सौगात देने की भी घोषणा की। करीब 1054 करोड़ रुपए की लागत से 470 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें इको पार्क के सामने सड़क समेत 173 कार्यों का लोकार्पण और सीएम ग्रिड के तहत 6 स्मार्ट सड़कों समेत 297 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इटावा पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में भू माफिया के सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन और जंगल तक सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में हर ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आम जनता बेहद परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भू माफिया खुलेआम सक्रिय हैं और सरकारी तंत्र उन्हें रोकने में विफल साबित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भाजपा को करारी हार मिली है, जो जनता के बदलते रुख का संकेत है। अखिलेश के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज होने की संभावना है। इस सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पे भेदभाव किया है। बीजेपी की सरकार इटावा के विकास को रोक करके इटावा को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी इटावा की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं ने बड़े पैमाने पे कब्जा किया। यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा इस सरकार ने किया। ये किसानों को पीड़ा दे रही है। ये किसानों के सामने संकट पैदा कर गई सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठन ने पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने पुतले को छीन लिया। अखिलेश यादव पर महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का आरोप है। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने पुतला दहन का प्रयास किया था। ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठन ने पुतला जलाने का प्रयास किया तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पुतले को उनसे छीन लिया। अखिलेश यादव पर महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने अखिलेश यादव का पुतला दहन करने का प्रयास किया था। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस प्रशासन ने फूंकने से पहले पुतले को उनसे छीन लिया। बड़ी खबर औरैया से, जहां मन की बात में औरैया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। 26 अप्रैल को वे मन की बात करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है। अटल सभागार में सुबह 11 बजे LED पर इसका लाइव प्रसारण होगा। पहली बार औरैया से लाइव जुड़ने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के औरैया से, जहां मन की बात कार्यक्रम में औरैया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। 26 अप्रैल को वे मन की बात करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है। अटल सभागार में सुबह 11 बजे LED पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा और पहली बार औरैया से लाइव जुड़ने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में वहां पहुंचने की अपील की गई है।
खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घर में घुस करके पुष्पेंद्र को गोली मार दी। एक गोली जंगलेटर में और दूसरी हाथ में लगी है। बाएं हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घायल को लेकर के ट्रॉमा सेंटर पहुंची है। भरखरी गांव में वारदात से दहशत मच गई है। मटौंद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घर में घुस करके एक युवक पुष्पेंद्र को गोली मार दी। एक गोली पुष्पेंद्र के हाथ पर लगी है। बाएं हाथ में गोली लगने से पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घायल को लेकर के ट्रॉमा सेंटर पहुंची है। भरखरी गांव में वारदात से दहशत मच गई है। मटौंद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दोबारा के द्वारा पुष्पेंद्र सिंह नाम के 38 वर्षीय युवक को लाया गया है, जो कि खराता मटौंद से है। इसके बाएं हाथ में कंधे के नीचे गोली लगी हुई थी और इसको गंभीर अवस्था में यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उपचार के बाद इसको आराम है, इसका इलाज चल रहा है। थाना मटौंद क्षेत्र के खराड़ा क्रॉसिंग के पास से शाम के समय डायल 112 को सूचना मिली कि किसी के ऊपर उनके द्वारा फायरिंग की गई है 3 लोगों के द्वारा। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक प्लांट का मुनीम कोई पुष्पेंद्र सिंह नाम है, उनका 38 साल उम्र है। उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात लोग आए थे। उन्होंने उनके ऊपर फायर किया है। जब उनकी चोटें देखी गई तो हाथ में मामूली सी छर्रे की चोटें पाई गई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी 112 के द्वारा पुष्पेंद्र सिंह नाम के 38 वर्षीय युवक को लाया गया है, जो कि खराता मटौंद से है। इसके बाएं हाथ में कंधे के नीचे गोली लगी हुई थी और इसको गंभीर अवस्था में यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उपचार के बाद इसको आराम है, इसका इलाज चल रहा है। थाना मटौंद क्षेत्र के खराड़ा क्रॉसिंग के पास से शाम के समय डायल 112 को सूचना मिली कि किसी के ऊपर उनके द्वारा फायरिंग की गई है 3 लोगों के द्वारा। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक प्लांट का मुनीम कोई पुष्पेंद्र सिंह नाम है, उनका 38 साल उम्र है। उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात लोग आए थे। उन्होंने उनके ऊपर फायर किया है। जब उनकी चोटें देखी गई तो हाथ में मामूली सी छर्रे की चोटें पाई गई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बड़ी खबर बांदा से है, जहां होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 परीक्षा की तैयारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया है। कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं भी परखी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था का इसमें विशेष चेक किया गया है। परीक्षार्थियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया गया है। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां होमगार्ड एनरोलमेंट परीक्षा की तैयारी हो रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं भी परखी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष जांच की गई है। कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन और शास्त्रीय संगीत के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद परिवारों और घायल सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए शुभम द्विवेदी समेत 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तो वहीं शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने सभी मृतकों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग उठाई, जिस पर सरकार ने इसे केंद्र के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। सैनिकों के सम्मान के लिए हमें डिफेंस के जो लोग हैं उनसे बहुत मदद मिली थी। हमने एक एक परिवार के बारे में पता किया, कौन से परिवार हैं, कहाँ पे हैं, क्या क्या दिक्कतें हुई उनको। मैंने पर्सनली खुद एक एक परिवार को कॉल किया है, उनसे पूरी बातचीत करी है। उनके जितना भी वो कौन से बटालियन से थे, कौन से ऑपरेशन में थे, किस तरीके से कैसे उनको शहादत मिली या किस तरीके से वो इंजर्ड हुए, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली खुद बात की थी। अगर हिंदुस्तान में हिंदू बोलने पर आप गोली खाते हैं तो आपने बलिदान ही दिया है और उनको एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। पहलगाम की घटना के 1 वर्ष बीत गए हैं। पूज्य शुभम द्विवेदी जी सहित 25 लोग पहलगाम की घटना में शहीद हुए थे। हम शहीद शुभम द्विवेदी जी के पूरे परिवार को और शहीद हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए कार्यक्रम में हम सब भाग किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आतंकवादियों को जड़ से नष्ट करने का काम है।
खबर एटा से है, जहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के लोगों की एकजुटता भी देखने को मिली। जगह जगह स्वागत करके एकता का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर के श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और सदस्य रमाकांत उपाध्याय समेत ब्राह्मण समाज के कई लोग मौजूद रहे। तो ये शोभा यात्रा अतिथि निवास से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरी हुई। खबर रायबरेली से है, जहां पर डीएम सरनीत कौर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने आगामी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण जिलाधिकारी ने बताया कि 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें 21,024 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा, निष्पक्षता और व्यवस्थाओं को लेकर के विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, जो होमगार्ड परीक्षा है 25, 26, 27 को, वहाँ पर जनपद में 10 परीक्षा केंद्र हैं और 21,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर परीक्षा होनी है। तो सभी परीक्षा केंद्रों को देखा जा रहा है कि जिससे कि जो परीक्षा है वो शुचितापूर्ण रूप से हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। दूसरी बात यह है कि जो अभ्यर्थी आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। गाजीपुर घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बेटियों पर अत्याचार बंद करो लिखे हुए पोस्टर और बैनर के साथ विरोध जताया। सपा छात्र सभा और युवा सभा का हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा गया है। दोषियों को सजा दो की मांग को लेकर के अब सपा ने प्रदर्शन तेज कर दिया। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जाके हजरतगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। गाजीपुर घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेटियों पर अत्याचार बंद करो लिखे हुए पोस्टर और बैनर के साथ विरोध जताया। सपा छात्र सभा और युवा सभा का हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा गया है। दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर के सपा ने प्रदर्शन किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, एटा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर ईला मारन ने कोतवाली नगर क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज और महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज में व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया। अधिकारियों ने सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाओं की जांच की। कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। प्रशासन ने संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में शादी समारोह के दौरान हंगामा और फायरिंग का एक मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दुल्हन के घर बारात के दौरान कार में सवार कुछ किन्नर पहुंचे और 11,000 रुपए की मांग करने लगे। वर पक्ष ने 1,100 रुपए देने पर सहमति जताई, लेकिन मांग पूरी न होने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट के साथ फायरिंग भी हो गई। इससे बारात स्थल पर भगदड़ सी मच गई। इस दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा, लाठी डंडे और धारदार हथियार बरामद किए और करीब आधा दर्जन किन्नरों को हिरासत में लेकर के थाने भेज दिया। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करके शादी की रस्में पूरी कराई। आज थाना कुंवरगांव की पुलिस को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके ग्राम हुसैनपुर में प्रेम सिंह की लड़की की बारात बीती रात्रि आई हुई थी। आज सुबह कुछ किन्नरों के द्वारा नेक मांगने के दौरान वहां झड़प हो गई, जिसमें किन्नरों द्वारा हमला कारित करके दूल्हे के भाई गौरव को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहां फायरिंग आदि की भी घटनाएं हुई। पुलिस टीम इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और वहां 6 किन्नरों को हिरासत में लिया तथा उनके द्वारा प्रयुक्त गाड़ी की सघन तलाशी की गई तो उसमें 2 तमंचे और
खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस एवं लकड़ी के डंडे, कैंची आदि बरामद हुआ है। इसमें घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। लिखित तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र स्थित निसगर गंगा घाट पर बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गंगा स्नान के दौरान 4 किशोर अचानक से गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे में हरिओम, हरिशंकर और सत्येंद्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोर को बचा लिया गया। सभी मृतक रानीखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सरेनी से तीन लोग ब्रॉड डेड हमारे पास आए हैं और तीनों यहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए हैं। तीनों की बॉडी मॉर्चरी में रखवा दी गई है और पुलिस को सूचना भेज दी गई। इसमें जो नदी में नहाते हुए 2 बच्चे और एक वयस्क थे, जिनकी आज नदी में डूबने से वहाँ पर मृत्यु हो गई। अभी हम जो परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, उनसे मिलने आए थे। उनको हमने बात करके आश्वासन दिया कि उनके जो परिवारजन है वो बहुत ही दुखद घटना है ये, पर जो भी सहायता है पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो भी राजस्व से सहायता है वो उनको प्रदान की जाएगी और कल से परसों तक उनके पास पहुँच जाएगी। भदोही में ऑपरेशन दहन के तहत अवैध मादक पदार्थों के निस्तारण की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में 4 अभियोगों से संबंधित कुल 6.56 किलोग्राम गांजा, ब्राउन शुगर और अफीम को नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 54 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। कमेटी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने की, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी प्रभात राय भी मौजूद रहे। न्यायालय के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र से संगम मेडिसर प्राइवेट लिमिटेड के इंसिनरेटर में की गई है। पुलिस ने इससे नशे के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा बताया है। रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही गौशालाओं में पशुओं के लिए पानी और छाया की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और लू से बचाव के उपाय अपनाएं। देखिए, अभी जो तापमान है लगभग 40 क्रॉस कर गया है, 42 हो गया है। तो इसके दृष्टिगत सबसे पहले तो जो स्कूल है उनका समय जो है वो थोड़ा बदल दिया गया है ताकि बच्चों को धूप से राहत मिले। दूसरी बात यह है, जैसे शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, प्याऊ लगाने की व्यवस्था करी गई है। स्वयं भी मेरे द्वारा अभी देखा जाएगा जाकर सामने की जहाँ पर प्याऊ स्थापित हुए हैं। विभिन्न जो गौशालाएं हैं वहां पर भी जो ब्लोअर है या स्प्रिंकलर है और टाट पट्टी वगैरह की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, वो भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। चिकित्सा विभाग को भी बोला गया है कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक दवाएं हैं उसको ध्यान में रखे और कोई भी किसी को भी समस्या ना आए ज्यादा। सभी से अनुरोध है कि अपना जो काम है वो सुबह कर लें और शाम के आग में कर लें, दिन में बहुत धूप में बाहर ना निकले। धन्यवाद। खबर मिर्जापुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की जलकर के दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसवाड़ा इलाका बोला जाता है, वहां से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक पीछे से आ रहा था, उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया।
इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।